हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छी होंगे। आज हम उसी सीरीज में जैसे हमने प्रोज के सारे टॉपिक कंप्लीट कराए हैं, हमारी प्ले लिस्ट पर जब आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक इस टाइम सारे टॉपिक अपलोड कर दिए गए आपके लिए, जिसमें प्रत्येक टॉपिक का मैंने पहले समरी समझाया हुआ है, हिंदी और समझाया है चित्र के माध्यम से। उसके बाद में प्रत्येक के क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। अच्छा, इनसे ऊपर बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। जो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन करवाया कम क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप बोर हो रहे हो तब भी ऐसा भी नहीं हमने किया हुआ है, और कम क्वेश्चन सरल भाषा में समझाए हुए हैं। इससे ऊपर जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और आज हमारा उसी क्रम में चैप्टर 7 आ गया है, जिसमें हम पाठ का संपूर्ण हिंदी अर्थ और प्लस क्वेश्चन आंसर दोनों आपको सिखाने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, और इस माध्यम से हम क्या करेंगे, आपको चैप्टर 2 जो वो चैप्टर 7 जो हमारा है उसको पहले मैं आपको जो है की पॉइंट बताऊंगा, और की पॉइंट के बाद फिर हम टॉपिक पे आएंगे। हालांकि ये स्टोरी लोग कहते बहुत बोरिंग है, बच्चे भी कहते बोरिंग स्टोरी है, लेकिन जिसने भी हमारा चैप्टर 6 पढ़ा हुआ हो, द पर्ट्स एंड पेनकेक्स, जो एक बोरिंग स्टोरी थी, मैंने उसको इतना सजाने की चेष्टा की, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने एक बार सही से उसको पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और ठीक उसी लेवल में मैं इसको भी बनाने वाला हूँ। इतना आसान तरीके से आपके लिए टॉपिक कर दूंगा कि आप जो है इसको कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग जो है बायो के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम वहाँ पे 35 क्वेश्चन अपलोड मैंने कर दिए हैं। 20 क्वेश्चन 4 पार्ट्स में दिए गए हैं 1 to 4 तक, और 13 क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है वो अन्य 3 वीडियो में हमारे पास अपलोड है। और वो क्वेश्चन भी आप जाकर के देख सकते हैं। बार बार कि हम जो है बायो में 20 क्वेश्चन जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर अपलोड और करेंगे। बायो में हम वही क्वेश्चन आपके लिए करवा रहे हैं जो हमारे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम का आपका पेपर भी बाहर से नहीं बनेगा, इस बात का वादा है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लगातार तैयारी करते रहिएगा। केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट पर भी आप जा सकते हैं, फिजिक्स में भी सारे कंप्लीट कोर्स पड़े हुए हैं। अब आप लिखिएगा, उसको देखिएगा, जब आप पढ़ेंगे तभी कंप्लीट हो पाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आप अपना कर्तव्य निभाइए, तभी दोनों लोग मिलकर के जो है रिजल्ट को बेहतर बना सकेंगे। और 95 नियर अबाउट आपको पहुंचाना है, कम से कम 93। पिछली बार की हमारी मेरिट 93 और अब हम चाहते हैं इस बार हमारी 95 मेरिट जाए। तो चलो देखते हैं, उसी क्रम में आइएगा। चैप्टर 7 हमारा है इंटरव्यू। टॉपिक ही स्पष्ट बता रहा है कि इंटरव्यू, टॉपिक का नाम है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। यहाँ पे राइटर जो है, हमारे राइटर का नाम क्या है जी, हमारे क्या है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो है इसके राइटर हैं। अच्छा, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो होते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, और इनकी बुक का नाम था पिंग विंग बुक ऑफ इंटरव्यू। पिंग विंग बुक ऑफ इंटरव्यू, ये इनकी पुस्तक का नाम था। और इसी पुस्तक से इंटरव्यू की, इस पुस्तक में इन्होंने बहुत सारी इंटरव्यू की घटनाएं लिखी थी, और उन सभी का निचोड़ बनाया। उन सभी घटनाओं से छोटे छोटे की पॉइंट उठाए, और पॉइंट उठाने के बाद इन्होंने एक टॉपिक बना दिया, द इंटरव्यू। तो देखते कैसे क्रिस्टोफर, कौन थे राइटर इसके, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इसके जो है राइटर थे, और इनकी बुक का नाम था पिंग विंग बुक। हालांकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑफ इंटरव्यू। और इनकी ये क्या करते थे, इन्होंने बुक में जो है बहुत सारे जो है इंटरव्यू के बारे में नोट्स लिखे थे, और उन्हीं को छोटे छोटे शॉर्ट उठा करके एक इन्होंने टॉपिक बनाया जिसका नाम था इंटरव्यू। दूसरी बात क्या थी कि ये प्रोफेशनल, इनका मतलब ये था कि इंटरव्यू क्या होता है, एक प्रोफेशनल जो है कम्युनिकेशन होता है। इनका मतलब था कि इंटरव्यू एक प्रोफेशनल, एक व्यावसायिक संवाद होता है, एक दूसरे को अंतर कनेक्टिंग होता है, जोड़ना होता है। प्रोफेशनल क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, और इसमें एक व्यक्ति किसी रिपोर्टर या किसी एडिटर के माध्यम से किसी व्यक्ति के निजी लाइफ या निजी व्यक्तित्व के बारे में जनता तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। हालांकि अभी इसके बारे में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। टॉपिक हमारा अच्छा है, आप लगातार जुड़े रहिएगा, आपको सरल भाषा में सिखाएंगे। तो कैसे लिखोगे कि इंटरव्यू इज एन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन विच two parties are interacted with each other. There are two parts
फर्स्ट इंटरव्यूअर, सेकंड इंटरव्यू। एक इंटरव्यूअर होता है जो साक्षात्कारकर्ता लेता है, जैसे पत्रकार, जर्नलिस्ट, और एक इंटरव्यू होता है जो साक्षात्कार दे रहा होता है, जैसे कोई हीरो हीरोइन या कोई पब्लिशर या कोई पॉलिटिशियन। तो जो इंटरव्यू देता है उसको इंटरव्यू कहते हैं, और जो इंटरव्यू लेता है उसको इंटरव्यूअर कहते हैं। तो टू पार्टीशन होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, और इन दिस मीडियम या बाय दिस मीडियम अर्थात इस माध्यम के द्वारा क्या होता है, द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वंस कैन बी सेंड टू द पब्लिक के पास तक ऑफ दी स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, संसार की पब्लिक जनता के पास जो होती है, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल सूचनाएं होती हैं वो साझा करने का यह एक माध्यम होता है। तो बस यही समझिएगा, क्या क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो थे, इनकी बुक का नाम पिंगविंग बुक ऑफ इंटरव्यू था। उन्होंने वहाँ से बहुत सारे पॉइंट उठाए और उन्होंने तैयार किया एक टॉपिक इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है। फुल फॉर्म इंटरव्यू मीन्स ऑफ इंटरव्यू ए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, टू शेयर पर्सनल डिटेल, निजी डिटेल को शेयर करना किसके साथ में, विद पब्लिक, जनता के साथ। इंटरव्यूअर और इंटरव्यू दो इसके पार्ट होते हैं। इंटरव्यू में दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू होता है। तो मैंने ये बात आपको बता दी। ये हमारा जो है टॉपिक की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, इंटरव्यू की। हमारे टॉपिक का नाम क्या था, इंटरव्यू नाम था। क्लास 12th का है, चैप्टर हमारा 7 है, इंटरव्यू इसका नाम है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम संपूर्ण पाठ का हिंदी अर्थ प्लस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। एक बार इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो इन्होंने बताया कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू में दो व्यक्ति साझा करते हैं। बताइए, एक व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहा होता है, उसको इंटरव्यूअर कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसको इंटरव्यू कहा जाता है। ठीक है, फिर हम बताते हैं आगे क्या होता है कि यहाँ पर इसी तरीके से फिर दूसरा पॉइंट हमारा आता है। इस इंटरव्यू के माध्यम से कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। बहुत सारे जो है जो मुख्य व्यक्ति थे जो इंटरव्यू दिया करते थे, तो उन्होंने राइटर, जैसे आप राइटर को बात करो, नॉवलिस्ट की बात करो, प्रोफेसर की बात करो, आप एक पॉलिटिशियन की बात करो, तो इन लोगों ने बहुत सी अपनी सारी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। उन्हीं में से कुछ खास मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक थे हमारे पास BS नायपॉल जी जो थे, इन्होंने इंटरव्यू को लिए बहुत बुरा भला कहा। इन्होंने कहा कि इंटरव्यू एक पेनफुल है। इंटरव्यू क्या करता है, दर्द उत्पन्न करता है, व्यक्ति को दर्द दे देता है। दूसरी बात इन्होंने कह दी, ये पेनफुल है, ये हर्ट पहुंचा देता है सेल्फिटी को चोट पहुंचाता है, उनके हृदय पर आघात करता है। लोस्ट इज वन पार्ट ऑफ लाइफ, और उनके जीवन का एक हिस्सा छीन लेता है। जो VS नायपॉल जी जो थे, तो इनका कहना ये था कि इंटरव्यू जो होता है बहुत ही पेनफुल होता है। हम नहीं अपनी निजी लाइफ पर, पता चला कि अक्षय कुमार नहीं नाम लेते हैं, मुझे लोगों के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, आप लोग ज़्यादा जानते हैं हमसे। तो बाई चांस कोई हीरो या हीरोइन जो है, अब निजी शादी से पहले तो उसके कई सारे अफेयर रहे होंगे, कई सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, अब वो उनके साथ अपनी निजी लाइफ जैसे भी जी रहा हो, जीने दो, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में वो लोग कोई भी, ना ही हीरोइन ना ही हीरो, अपनी प्राइवेट लाइफ, निजी जो बैकग्राउंड जो होता है अपना, वो साझा किसी से करना नहीं चाहता है। लेकिन क्या होता है, रिपोर्टर जाता है, कहता नहीं मैम बताइएगा, शादी से पहले आपका इनके साथ अफेयर चल रहा था, और बताइए मुझे, मैं आप बिल्कुल सुनना चाहता हूँ, पूरी जनता आपको देख रही है। वो बेचारी मजबूर है, उनको दर्द होता है, नहीं पूछा जाए क्वेश्चन, क्यों पूछा जा रहा है, मुझे नहीं चाहिए क्वेश्चन बताना, लेकिन फिर भी जब बार बार वो आग्रह करता है तो उनके हृदय पर वही हार्ट होती है, उनके चोट लगती है, अर्थात इट हर्ट्स हर हार्ट, अर्थात उसके हृदय को चोट पहुंचाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, जब वो बताने लगती है तो बताने के बाद पता चलता है नायिका हीरोइन जो बता रही है, हीरो घर पे बैठा सुन रहा है, अच्छा ऐसी ऐसी बात थी, तो तुम वहाँ लगी थी, वहाँ सेट थी आप, तो ऐसी अवस्था सुन करके क्या होता है, वो खिसिया जाता है, और अगले ही दिन उन लोगों की आपस में लड़ाई होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हीरो हीरोइंस जो होते हैं, इनकी मैरिड लाइफ ज़्यादा दिन तक एक साथ नहीं चलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो है खुलासा हो जाता है, और खुलासा होने के बाद में क्या होता है, 10 साल 4 साल 6 साल के बाद इनका तलाक हो जाता है। जैसे अभिषेक बच्चन,
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, एक थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि यही कारण है। तो ये बताते हैं कि इंटरव्यू जो होता है गेट हार्ड टू सेलिब्रिटी, इन सेलिब्रिटी को चोट पहुंचाता है, इनको पेनफुल, इन्हें दर्द देता है, इनके लिए दर्दकारक इंटरव्यू होता है, बीएस नैपाल जी कहते हैं। और वो कहते हैं कि ये इनके जीवन का एक पार्ट छीन लेता है। वो किसी बात को नहीं किसी से साझा करना चाहते, दबाए बैठे हैं। अपने जो पुराने बचपना जो होता है, जैसे उन्होंने जिया या शादी से पहले की लाइफ जी, वो किसी को नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती इंटरव्यू जो है उनके सारी लाइफ को छीन लेता है, एक पार्ट, एक हिस्सा उनका छीन लेता है। फिर आते हैं लुइस कैरोल। लुइस कैरोल जो थे, ये भी बेचारे बहुत ही परेशान थे इंटरव्यू से। इनका भी मानना था कि इंटरव्यू बहुत ही बकवास आइडिया है। ये कहते थे कि वेरी बोरिंग है, ये बहुत ही बोरिंग है। लोस्ट इज लोनली लाइफ है, किसी भी व्यक्ति का अकेलापन छीन लेता है। अब पता चलता है हम एक सेलिब्रिटी, अभी आपने देखा होगा, अभी सुना भी होगा, राम मंदिर जब उद्घाटन हुआ था उसका मंदिर का, तो अक्षय कुमार जो है बेस बदल कर आए थे, बिल्कुल सादा व्यक्ति में आए थे, नाचे गाए और नाचे गाने के बाद में वो वहाँ से चले गए, किसी ने जान तक नहीं पाया। तो बस यही होता है कि ये बताते हैं, लुइस कैरोल कहते हैं ये बहुत ही बोरिंग होता है इंटरव्यू। अगर किसी को पता चल जाता तो क्या होता है कि पूरी मीडिया उन्हीं के सामने, हाँ सर 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 आप यहाँ राम मंदिर में आए हैं, आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं राम मंदिर के बारे में, आप क्या। अब ऐसे मान लो कि उनको भाई कई सारे बॉडीगार्ड भी अपने लाने पड़ते और उन्हें जो है बच बच के निकलना पड़ता। ऐसे वो मस्त भीड़ में आए और घूम के चले गए, किसी ने जान नहीं पाया। तो बस यही बात यहाँ होती है। ये बताते लुइस कैरोल कहते हैं कि हमारे लोनली लाइफ को छीन लेता है, हमारे अकेले जीवन। हम चाहते हैं कि हम अकेले कहीं शांत बैठे, लेकिन आपको लग रहा है किसी भी होटल में भी आप शांत बैठ पाएंगे। बहुत सारे लोग भाग के पहुँचे, कुछ नहीं, रील ही बनाने लगेंगे, सेल्फी ही लेंगे आपके साथ, आपको डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब ऑटोग्राफ, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अरे सर ऑटोग्राफ के चक्कर में आपको बैठने नहीं देंगे। तीसरी बात क्या है, इन्होंने कहा कि क्राउड ऑफ द फैंस, वो सब क्या होंगे, ऑटोग्राफ वाले आपके ही फैन होंगे। लेकिन आप क्या दिन भर चाहोगे कि उन्हीं के बीच में आप घूमते रहो, उन्हीं को आप ऑटोग्राफ देते रहो, आप अकेले 2 मिनट बैठ ना सको। हर व्यक्ति चाहता है कि हम थोड़ी देर शांत बैठे, हमारे पास कोई ना आए। तो ये बताते हैं कि इंटरव्यू बहुत बुरी चीज़ है, ये हमारे लोनलीपन, हमारे अकेलेपन को छीन लेता है, ये बहुत ही बोरिंग होता है। ये ऑटोग्राफ, इसके जरिए से जो ऑटोग्राफ दिए जाते हैं वो उनके फैंस के ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। फिर आते हैं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, हालांकि वो तो इसके राइटर्स भी कहे जा सकते हैं, उन्होंने जो है इसमें मदद की थी लिखने, लिखा भी था रुडयार्ड किपलिंग ने। तो उन्हें वो बताते हैं कि इंटरव्यू क्या है, एक क्राइम है, एक क्राइम है, जीते जी हत्या करना है, किसी भी व्यक्ति की जीते जी हत्या करना इंटरव्यू है। बैड थिंग्स है, ये बहुत गलत चीज़ है, इंटरव्यू गलत चीज़ है। डिस्टर्ब पर्सनल लाइफ, और किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन को डिस्टर्ब कर देता है, तबाह कर देता है। तो रुडयार्ड किपलिंग भी पसंद नहीं करते, वो कहते बहुत बेकार चीज़ है इंटरव्यू। उसके बाद अगले आते हैं एच.जी. वेल्स। एच.जी. वेल्स कहते हैं नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात, मैं सबके साथ सहमत हूँ, ये पेनफुल है टू टेक इंटरव्यू इन बैड हैबिट्स, और इंटरव्यू लेना बहुत बुरी आदत है। उनका ये भी कहना था कि इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए। क्यों? किसी निजी जीवन के बारे में सबको बताना चाहते हो, क्यों किसी की निजी लाइफ को तबाह कर रहे हो। तो उनका मानना था कि इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को मारना पीटना चाहिए, उसको जेल में बंद कर देना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की कहानी है कैरोलाइन। कैरोलाइन जो थी, कैरोलाइन ये रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ थी। ये क्या थी? कैरोलाइन, वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग की थी। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तो कैरोलाइन जी जो थी ये रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ थी, और ये बताती कि एक दिन तो हमें तबाह कर दिया इंटरव्यू वाले ने। 2 बोस्टन के इंटरव्यूअर आए और वो पूरे दिन हमारे साथ सर 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 सर। और रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ जी कहती हैं कि मैं जो था 14 अक्टूबर 1892 बीच पे घूमने के लिए गया था। 14 अक्टूबर 1892 सोचा कि चलो आज रुडयार्ड किपलिंग जी भी खाली हैं और मैं भी खाली हूँ, चलो बीच पे मस्ती करेंगे। ये लोग गए एंजॉय करने, लेकिन तब तक वहाँ मिल गए ने बोस्टन के 2 रिपोर्टर मिल गया। वो पीछे लग गए इनके, अरे सर 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 ये है सर वो है सर, यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है, इतना तबाह कर लिया। ये बताती हैं कि 14 अक्टूबर 1892 मुझे आज भी याद है कि मेरे लिए वो एकदम तबाह का दिन बन गया था, मेरा पूरा दिन खराब कर दिया उन लोगों ने इंटरव्यू के द्वारा। वो बोस्टन के रहने वाले थे और इसीलिए इन्होंने बताया था कि इंटरव्यू क्या है, क्राइम है।
एक कोवार्डली, एक कायरतापूर्ण कार्य है। क्यों किसी के निजी लाइफ में हस्तक्षेप कर रहे हो? और ये वाइल है, बहुत ही बेकार है, व्यर्थ है इंटरव्यू। ठीक है, तो ये थी रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ। हालांकि कैरोलाइन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, हु वाज कैरोलाइन? कैरोलाइन वाज द वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, सी सेड दैट द वन डे ऑन 14 अक्टूबर कितना हुआ था हमारे पास था 1892, 14 अक्टूबर 1892 ऑन द बीच was wrecked by two reporter या two interviewer from the Boston, जो बोस्टन से आए हुए थे। और so she knew the interview as a crime, cowardice and a vile work। ठीक है, इसको बेकार मानती है, उनका कहना है ये सब बेकार है। फिर अगला पॉइंट मेरे पास आएगा अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको जी थे, ये बहुत बढ़िया राइटर थे। अम्बर्टो इको ये निबंधकार, नॉवलिस्ट भी थे। इन्होंने अम्बर्टो को ये थे, थोड़े इनकी कहानी हम आपको बता देते हैं। अम्बर्टो इको जो थे ये बहुत बढ़िया इंसान थे। बढ़िया इंसान का मतलब ये प्रोफेसर थे, इटली के प्रोफेसर थे। और लेकिन प्रोफेसर के साथ साथ एक खाली टाइम पे जब भी ये बैठा करते थे तो ये नोवेल लिखा करते थे। ही राइट्स नोवेल ऑन संडे, वो केवल संडे को नोवेल लिखते थे। लेकिन फिर भी हालांकि इन्होंने कार्य बहुत ज़्यादा बड़े अन्वेषक थे, भाई साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने बहुत सारी खोजें की हुई थी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इन्हें केवल लोग नॉवलिस्ट के नाम से जानते हैं। हालांकि जो है मेडियस्ट भी थे, मध्यकालीन युग के कवि भी थे, इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, एजेस्ट थे, निबंधकार थे। लेकिन फिर भी क्या था, इन्हें जो है लोग केवल किसके नाम से जानते थे? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे मक्खी बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो ये बताते हैं, ये जो है रुडयार्ड किपलिंग जी कहते हैं, वो सॉरी क्या नाम इनका, अम्बर्टो इको जो थे एक बहुत बड़े एजिस्ट थे, निबंधकार थे, नोवेलिस्ट थे। तो इन्होंने बहुत सारे नोवेल लिखे। लेकिन इनका एक सबसे मोस्ट फेमस इनका नोवेल था द नेम ऑफ द रोज। बस उसी पर हमारी स्टोरी ज़्यादा देर तक टिकने वाली है। नेम ऑफ द रोज जो था, जब इनका नोवेल बना तो इन्होंने दिखाया भी लोगों को, तो उन्होंने कहा आपका नोवेल जो है इसकी 2000-3000 कॉपियाँ बिकेंगी, क्योंकि आपने इसमें बड़ी कठिन शब्दों का यूज़ किया है। लेकिन इनका मानना था कि कुछ भी असंभव नहीं है। उनका मानना था कि नहीं, हमारा निबंध जो है कई कॉपियाँ बिकने वाली हैं। और उस नोवेल की इनके 10 से 15 लाख मिलियन कॉपियाँ बिकी थी। अम्बर्टो इको की 10 से 15 मिलियन तक कॉपियाँ बिकी थी। इतनी ज़्यादा कॉपी सेल हुई थी कि इतनी कि इन्हें उसी नोवेल ने प्रसिद्ध कर दिया, द नेम ऑफ द रोज। नोवेल का नाम याद रहेगा, द नेम ऑफ द रोज जो इनका नोवेल था, उसने इन्हें फेमस कर दिया था। फिर हम बात करते, तो देखिए जाए अम्बर्टो इको के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से मक्खियाँ आ गई बहुत सारी। तो देखिए जरा क्या होता है। अम्बर्टो इको प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलांगना, अर्थात बोलंगाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इन इटली, जो कहाँ की थी? इटली की थी। ये इटालियन नॉवलिस्ट थे, इटालियन उपन्यासकार थे, इटली के रहने वाले थे, बोलंगाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो इन्होंने जो था इटली में ही जो भी कार्य करते थे। ये फिलोसोफर भी थे, एक दार्शनिक भी थे। ये कौन थे? एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे, ए मीडियवलिस्ट। मीडियवलिस्ट का मतलब होता है मध्यकालीन युग के, ठीक है। और सेमिटेशन थे, बहुत सारे क्रेट्स लिखते थे और समालोचनाएं लिखते थे। उसके बाद में इनका जन्म जो था 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1932, 5 जनवरी 1932, 1932 में इनका, तो इनका जन्म क्या हुआ था 5 जनवरी 1932 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो थी 19 फरवरी 2016 में हुई थी। यानी 1932 का जन्म था और 2016 में इनकी डेथ हुई थी। तो देखिए जा इसमें क्या होता है आगे। फिर क्या हुई? क्रिएटर ऑफ एसे, इन्होंने बहुत सारे एसे लिखे थे, किड्स स्टोरी बुक्स लिखी थी। जो छोटे छोटे बच्चों की कहानियाँ जो थी, चिल्ड्रंस बुक्स जो थी, वो इन्होंने स्टोरी बुक्स लिखी हुई थी। कई सारी फिक्शन लिखे हुए थे। फिक्शन माने होता है काल्पनिक कहानियाँ। फिक्शन स्टोरीज कल्पनाएँ की थी, भूत की कल्पना कर दी, एक प्रेत डाइन की कल्पना कर दी,
ठीक है। तो एक दानव की कल्पना कर दी, तो ये बुक्स भी लिखी इन्होंने, न्यूज़पेपर आर्टिकल भी इन्होंने लिखे, नोवेल तो लिखा ही था, सबसे बढ़िया फेमस इनका नोवेल था द नेम ऑफ द रोज। बहुत ही सीरियस नोवेल था और इसकी 10 से 15 हजार मिलियन कॉपियाँ इनकी बिक गई थी। ये थे हमारे अम्बर्टो इको। शायद आपको समझ में आ गए होंगे, अम्बर्टो इको इटली के प्रोफेसर थे, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, लेकिन ये संडे को ही राइट्स नोवेल ऑन संडे, वो संडे को नोवेल लिखा करते थे। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आता है मुकुंद, क्या नाम, मुकुंद पद्मनाभन। मुकुंद पद्मनाभन जो थे ये अम्बर्टो इको एक एडिटर थे, हिंदू, द हिंदू जो पत्र आता था, न्यूज़पेपर आता था, उसके एडिटर थे। और इन्होंने ही अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया था। इन्होंने अम्बर्टो इको से बोला कि अम्बर्टो इको जी, आप ये बताइए कि आप बहुत कुछ जानते हैं। मैं पहले तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो भी लोग होते हैं, पता चलता वो एक डॉक्टर भी हैं, एक बढ़िया पुजारी भी हैं, एक बढ़िया म्यूजिशियन भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें केवल एक उपाधि से जाना जाता है, या डॉक्टर बोल दिया जाएगा या म्यूजिशियन बोल दिया जाएगा। जैसे कि आपको, आप एक प्रोफेसर हैं, आप बढ़िया साइंटिस्ट हैं, डिस्कवरिंग भी आपने की हुई है, लेकिन फिर भी आपको लोग केवल नोवेलिस्ट जानते हैं। आप बहुत सारे ऐसे भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपको केवल लोग नोवेलिस्ट जानते हैं। तो इसके पीछे राज क्या है, क्यों ऐसा है, क्या आपको बुरा नहीं लगता है? तो वो कहते नहीं, मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, ये तो व्यक्ति है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जो है जो भी कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे पता है लोगों को ये अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया, आप ये बताइए, इतना सब कार्य आप कर कैसे लेते हैं? आप जो निबंध लिखने बैठते हैं तो 200-200 पेज के कैसे लिख लेते हैं? फिर आपके निबंध जब लोगों ने देखे थे तो उन्हें लगा था बहुत कठिन है। लोगों ने सब आलोचना भी की थी कि नहीं, आपका निबंध ज़्यादा 2 से 3 हज़ार कॉपी बिकेगा। फिर भी आपने कम से कम 10,000 से 15,000, 10 से 15 मिलियन आपकी कॉपीज बिक गई। ऐसा क्या था? तो वो कहते हैं, या आपने इतना बड़ा निबंध लिख कैसे लिया? तो ये बताते हैं कि नहीं, मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ। हर वीडियो में, हर नोवेल में मैं अपनी वही कहानी जो भी मैं जानता हूँ, जिस साइको के बारे में मैं जानता हूँ, वो वही बार बार घुमा फिरा करके लिखता हूँ, लेकिन लोग ये समझ ही नहीं पाते और वो हमारे निबंध को बहुत ही पसंद करते हैं। ये थी हमारे अम्बर्टो को और मुकुंद पद्मनाभन। ठीक है, इनके एडिटर थे ऑफ द हिंदू, इंटरव्यूअर ऑफ द अम्बर्टो इको। लास्ट पॉइंट हमारा होता है रोनाल्ड बार्थस। रोनाल्ड बार्थस जी जो कौन थे, ये अम्बर्टो इको को देख करके उनसे इंस्पायर्ड हुए थे, उनके दोस्त भी आप कह सकते हो। ये केवल एजिस्ट थे, एक निबंधकार थे, और इनका एक सपना था, काश हम भी कभी नॉवलिस्ट बने। उनका कहना था जीवन में कहीं न कभी हम भी नॉवलिस्ट बनेंगे, लेकिन बेचारे इनकी, इससे पहले इनकी मृत्यु हो जाती है और ये कभी भी नॉवलिस्ट नहीं बन पाते। इनका जन्म जो था, ये कैसे थे, ये भी कब बहुत कुछ क्या थे। देखो, फ्रेंच लिटरेरी थियोजिस्ट थे, थ्योरी लिखते थे, एजिस्ट थे, फिलोसोफर थे, लेकिन इनका वॉन जो था, जन्म जो था 12 नवंबर 1980 में 1915 में हुआ था, और मृत्यु 1980 में ही हो गई थी। जबकि इनका जन्म कब हुआ था, 5 जनवरी 1932 में, यानी ये उनसे बहुत छोटे थे। अम्बर्टो इको बहुत छोटे थे, इनकी उम्र काफ़ी थी, लेकिन फिर भी बेचारे ये कभी भी जो था नोवेलिस्ट नहीं बन पाए। इनका एक सपना था, इस सपने को लेकर के ही इनकी डेथ हो गई, ये कभी नहीं पूरा कर पाए। तो ये थी हमारी इसकी कहानी इंटरव्यू की। और मैंने आपको जो भी कहानी सुनाई, केवल कहानी सुनाने एक उद्देश्य नहीं था, उस कहानी में हमारे सब आंसर छिपे थे, और जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आंसर आपको मैं सारा पहले ही बता सकता हूँ, आप भी बता देंगे, आप होशियार हो गए। तो देखिए, ये थी हमारी कहानी, द इंटरव्यू अम्बर्टो इको के बारे में बताई जा रही है। ठीक है, और ये हमारे कौन थे, रोनाल्ड बार्थस थे, जो केवल एक एजिस्ट बन के रह गए, और इनका सपना था कि कभी ये भी नोवेलिस्ट बने। ये इंटरव्यूअर 2 पार्ट होते हैं, एक इंटरव्यू होता है, एक इंटरव्यूअर होता है। अब कैरोलाइन इनकी वाइफ थी, कैरोलाइन। तो फिर देखिए आगे हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एन इंटरव्यू। तो मैंने बता दिया कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू इज ए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच द वेज ऑफ द कम्युनिकेशन टू कन्वे, या द पर्सनल पर्सनल इंफॉर्मेशन वाज सेंट बाय द पब्लिक टू द रिपोर्टर्स। एक रिपोर्टर के माध्यम से पब्लिक के द्वारा पर्सनल इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। तो देखो क्या होता है कि एन इंटरव्यू क्या होता है, एन
एन इंटरव्यू इज ए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये चीज याद रखिएगा, यानी व्यावसायिक संचार होता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टू कन्वे द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट, टू कन्वे द इंफॉर्मेशन अर्थात सूचनाओं को प्रेषित करना दो अथवा अधिक पार्टिसिपेंट के बीच में। यह याद रखना, कैसे लिखोगे, एन इंटरव्यू इज ए कम्युनिकेशन, प्रोफेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे लिख देना, टू कन्वे या टू सेंड आउट द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट, ठीक है, टू द पब्लिक, ठीक है। फिर क्या है उसके बाद में, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में इंटरव्यूअर जो होता है वो आस्क वेरियस क्वेश्चन एंड इंटरव्यू गिव्स देम आंसर्स टू गेट, अर्थात आस्क वेरी क्वेश्चंस टू द इंटरव्यू एंड गेट आंसर फॉर पब्लिक। हालांकि वो इंटरव्यू जो होता है वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता है, इंटरव्यू जो है वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, वो केवल पब्लिक के लिए आंसर ढूंढता है। क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस द इंटरव्यूअर आस्क वेरियस क्वेश्चन फॉर द टू द इंटरव्यू एंड टू गेट द आंसर फॉर द पब्लिक, जनता के लिए उत्तर पाने के लिए वो क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू से करता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% आने वाला क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं सजाया हुआ है ना है, और इसके अलावा हट के फिर आएगा भी नहीं, आपके क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से आएंगे। आप लोग चाहें तो इसको, जो लोग हमारा वीडियो देख ले वो उसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा आंसर। वैसे तो हम चाहते हैं कि आप 2 बार अगर पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। हमारी प्ले लिस्ट कंप्लीट रहेगी, पेपर के टाइम भी आप इसको देख सकते हैं, तो इसीलिए आप जो है नोट ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ लीजिएगा। हु वाज कैरोलाइन, मैंने अभी बताया था रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ थी कैरोलाइन, और इन्होंने कहा था 14 अक्टूबर का समय हमारा जो था बीच पर हमारा जाने का प्लान था और हम लोग वहाँ गए, लेकिन क्या हुआ कि बोस्टन के 2 रिपोर्टर ने क्या किया, हमारा पूरा डे ब्रेक्ड आउट कर दिया, एक खराब कर दिया, स्पॉइल्ड कर दिया, ठीक है। इसीलिए वो कहती हैं कि जो इंटरव्यू है वो एक क्राइम है, कोवार्डिल है और वाइल है, बेकार कार्य है, ठीक है। तो बस यही इनका आंसर है। कैरोलाइन वाज द वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग की कौन थी, वाइफ थी। दूसरी बात क्या थी, हु वाज प्रोफिलिक राइटर, वो कैसे थे, एक सफल लेखक थे। रुडयार्ड किपलिंग कौन थे, एक लेखक थे, राइटर थे। प्रोफिलिक माने सफल होता है, प्रोफिलिक राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग। कैरोलाइन वाज द वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग हु वाज ए प्रोफिलिक राइटर। दूसरी बात क्या हुआ, कैरोलाइन रोट हर डायरी ऑन 14 अक्टूबर 1892, 14 अक्टूबर 1992 में इन्होंने अपनी एक डायरी में लिखा था, शी रोट दैट देयर डे वाज ब्रेक्ड बाय 2 रिपोर्टर ऑफ द बोस्टन, उनका दिन जो था 2 रिपोर्टर के द्वारा, बोस्टन के रिपोर्टर द्वारा खराब कर दिया गया। शी कंसिडर्ड द इंटरव्यू एज ए क्राइम, और इसीलिए वो इंटरव्यू को एक क्राइम समझती थी, कॉवार्डिल समझती थी एंड वाइल, नीचतापूर्ण कार्य समझती थी, वाइल कार्य समझती थी, ठीक है। बेस्ट आंसर है आपका, यहाँ पे आंसर पाएंगे नहीं, नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत सरल सा है, रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ थी और उन्होंने अपनी डायरी में 14 अक्टूबर 1892 में लिखा हुआ था कि एक उनका दिन जो था 2 रिपोर्टर कहाँ के थे, बोस्टन के रिपोर्टर के द्वारा खराब कर दिया गया, इसीलिए वो इंटरव्यू को क्या मानती थी, एक क्राइम मानती थी, एक कोवार्डिल कार्य मानती थी और या वाइल मानती थी। वाइल नीच कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, हु वाज अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको कौन थे, मैंने अभी बताया था इटली के प्रोफेसर थे। अम्बर्टो इको वाज द प्रोफेसर ऑफ इटली एंड क्या नाम था, बोलंगाना। क्या लिखेंगे, अम्बर्टो इको वाज एन इटालियन नोवेलिस्ट थे। ही वाज फेम्ड एज ए फिलोसोफर, मेंडेवलिस्ट एंड सेमिटेशन, अर्थात अर्थ विज्ञान को जानने वाले सेमिटेशन व्यक्ति थे वो, और फिलोसोफर थे, नॉवलिस्ट थे, एजिस्ट थे, ऐसे लिख देना, ठीक है। प्रोफेसर ऑफ इटली, ये भी आप लिख देना, अम्बर्टो इको वाजे प्रोफेसर ऑफ बोलंगाना यूनिवर्सिटी इटली, ये हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ था, यहाँ पे हमने इसको दर्शाया हुआ था। इनका आंसर उसके बजाय आप यहाँ से ले लेना, एक ही बात है, बेस्ट आंसर है, प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलंगाना। अम्बर्टो इको वाज द प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलंगाना इटली एंड ही वाज ए इटालियन नोवेलिस्ट, फिलोसोफर, मेंडेवलिस्ट, समेसन, ठीक है। ही वाज बोर्न ऑन 5 जनवरी 1932 एंड डाइड ऑन 19 फरवरी 2016।
He created many essays, kids stories, fiction stories, and newspaper articles. He created a novel, The Name of the Rose. It was a very serious novel, ठीक है, and its copies were sold 10 or 15 millions. ठीक है, तो ये आंसर हम चाहेंगे तो वहाँ पे लिख सकते हैं, हालांकि उनका भी आंसर अच्छा ही होगा, परेशान मत होना, यहाँ भी मैंने अच्छा ही लिख रखा है। वही है, अम्बर्टो इको बाजे इटालियन नोबलिस्ट थे। ही वॉज फेम्ड एज ए फिलोसोफर, मेंडावलिस्ट एंड सैमसन, अर्थ विज्ञान होता है ऑल्सो। ही वॉज बोर्न 5 जनवरी 1932 एंड डाइड 19 फरवरी 2016। ही यूज्ड टू राइट नोवेल्स ऑन संडे, केवल संडे को लिखते थे, और हिज मोस्ट फेवरेट नोवेल वॉज द नेम ऑफ दी रोज। और ही ऑल्सो रोट लिटरेसी, फ्रिक्शन, और फिक्शन होता है फिक्शन, उसके बाद एकेडमिक टेस्ट, शैक्षिक टेस्ट लिखा करते थे, एज से लिखते थे, चिल्ड्रंस बुक्स, आर्टिकल्स, ये मैंने अभी बताया हुआ है, ठीक है, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज रोनाल्ड बार्थेस। मैंने कहा था रोनाल्ड बार्थेस एक ऐसा बेचारा व्यक्ति था, एजिस्ट तो था, निबंधकार था, फिलोसोफर था, बहुत कुछ इसके अंदर था, लेकिन समस्या ये एक नोवेलिस्ट नहीं बन पाया, और इसका एक सपना था कभी ये नोवेलिस्ट जरूर बनेगा, लेकिन अंत में होता क्या है कि इसकी मृत्यु हो जाती है, नोवेलिस्ट नहीं बन पाता है। रोनाल्ड बार्थेस वाज ए फ्रेंच, वो थे इटली के, अम्बर्टो इको इटली के प्रोफेसर थे, रोनाल्ड बार्थेस फ्रेंच का रहने वाला था, लिटरेरी थ्योरिस्ट था, थ्योरी लिखने वाला था, एजिस्ट था, निबंधकार था, फिलोसोफर था, क्रिटिक्स, समालोचनाएं लिखता था, एंड सोमेशन, अर्थ विज्ञान भी जानता था, यानी सब क्वालिटियां थी केवल नोवेलिस्ट को छोड़कर। फिर भी ही वाज बोर्न ऑन 12 नवंबर 1915, डाइड ऑन 1918, 1980 में उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज ओनली ए एजिस्ट नॉट ए नोवेलिस्ट। बस इसी बात पे वो दुख था, क्योंकि वह एक नोवेलिस्ट एजिस्ट था, एक नोवेलिस्ट नहीं था। ही वांटेड टू बी ए नोवेलिस्ट एंड क्रिएट नोवेल्स, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। हालांकि वो यही चाहता था कि वो नोवेलिस्ट बनेगा और नोवेल क्रिएट करेगा, लेकिन जैसे इससे पहले जब वो कर पाता उसकी मृत्यु हो गई और मर गया। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका आंसर बहुत अच्छा है, सरल भाषा में। आप वैसे भी हमारी भाषा को आप समझा करो, मैं जब स्टोरी समझा रहा हूँ आप केवल स्टोरी समझे, क्योंकि मैं स्टोरी में वहाँ पे स्टोरी तो समझाता ही हूँ, लेकिन स्टोरी के साथ साथ केवल आंसर देता हूँ, ताकि आपको डबल रिवीजन भी हो सके आंसर पढ़ते वक्त। नेक्स्ट देखिएगा, नोवेलिस्ट, यहाँ पे निबंधकार ले लेना, निबंध, सॉरी क्या नाम होता है, उपन्यासकार। नोवेलिस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, ये उपन्यासकार होगा, उपन्यासकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोज। नेम ऑफ द रोज क्या था, इट वाज ए मोस्ट फेमस नोवेल ऑफ अम्बर्टो इको, एंड इट, अलग कारण इसमें क्या था कि ये हालांकि शुरुआती एक जासूसी डिटेक्टिव यार्न, मुख्य पॉइंट इसका था, इट इज ए डिटेक्टिव यार्न था, सूत की खोज करना, जासूसी करना, ऑन लेवल एक हद तक, 8-1 लेवल, बट आल्सो डेल्व्स, लेकिन फिर भी और भी जानकारी देता है ऑफ द मेटाफिजिक्स। इसके अंतर्गत मेटाफिजिक्स भी थी, अध्यात्म विज्ञान था, थियोलॉजी था, धर्म मीमांसा था, मेडिएवल था, मध्यकालीन हिस्ट्री थी, ठीक है, सब चीज़ें थी इसमें। कैसे लिखेंगे, नेम ऑफ द रोज वाज द रिटन बाय अम्बर्टो इको, इट वाज ए सीरियस नोवेल एंड इट इज ए डिटेक्टिव यार्न, it is a detective on at one level, but it also deals give the information about into metaphysics, theology and medieval history, मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देता था। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 और 15 मिलियन कॉपीज, ये इसका आंसर था, हु वाज द नेम ऑफ द रोज। क्वेश्चन मेरे पास क्या था, क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम ऑफ द रोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट आगे पॉइंट पे आते हैं, एक ही क्वेश्चन बचा, इसके बाद लिख लूंगा बस। वाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैज बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइस इट, अर्थात बे सेलिब्रिटी जो कहीं न कहीं इससे गुजर चुकी थी इंटरव्यू से, वो उसे घृणा क्यों करती थी, तो यही बात है क्योंकि उनके निजी लाइफ में दखल अंदाजी करता था। दूसरी बात, इससे उन्हें बहुत सारी चोट भी पहुंचती थी, चोट का मतलब उनके रिश्ते टूट जाते थे। तो सेलिब्रिटीज राइटर्स, सेलिब्रिटी में कौन कौन हो सकता है, राइटर्स हो भाई, हट जा मक्खी,
सेलिब्रिटीज अभी बैठी है, कहाँ गई? कहाँ गई भाई? कहीं मक्खी बैठी है, दिख नहीं रही। तो देखिए जरा क्या होता है, कोई बात नहीं, भाग जाएगी। क्या होता है सेलिब्रिटीज, कि भाई परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर देती बैच। तो देखिएगा जरा क्या होता है कि वो बता दें क्यों गणना करते सेलिब्रिटी, क्योंकि सेलिब्रिटीज राइटर्स बिलीव्स दैट, वो ये मानते थे, सेलिब्रिटी राइटर ये मानते थे कि इंटरव्यू अंडरली बहुत ही भद्दा है, इंटरफेयर्स देयर प्राइवेट लाइफ एंड इट इंटरफेयर्स इन देयर प्राइवेट लाइफ। अर्थात इंटरव्यू बहुत भद्दा कार्य है और या उनके प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करता है। दे रिगार्ड देमसेल्फ एज ए विक्टिम ऑफ द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू को एक अपराध मानते थे, विक्टिम मानते थे उसको, ठीक है, दोष मानते थे इंटरव्यू को, और अर्थात कोई भी सेलिब्रिटी इसको पसंद नहीं करता था। ये था हमारे इंटरव्यू की कहानी। एक लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं बस। हुबाज अम्बर्टो इको, वही अम्बर्टो इको की कहानी है, दोनों आंसर मैच कर दो, इसमें हो गई कहानी। कैसे? देखो बहुत सरल बता देते हैं। अम्बर्टो इको एक इटालियन नॉवलिस्ट थे। ही वाज फेम्ड एज फिलोसोफर, मैंडावलिस्ट एंड सेमसन, ठीक है। बट ही वाज बोर्न 5 जनवरी 1932, died 19 फरवरी 2016. He used to write novels on Sunday. His most famous novel was The Name of the Rose. It is a detective yarn at one level, but also delves into metaphysics, theology, Mendavelist history, ठीक है। नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 और 15 कॉपीज। ये मैं टोटल 2 आंसर मैंने वहाँ से मिलाए हुए हैं। बस इसी टाइप से आपको वहाँ आंसर मैच करना है, क्वेश्चन कोई भी हो, इसी से 2 या 3 आंसर लिखने, समझ लेना एक बार। ही ऑल्सो रोट लिटरेसी फिक्शंस, वो लिटरेसी फिक्शन लिखते थे, एकेडमिक टेस्ट लिखते थे, ऐसे लिखते थे, चिल्ड्रन बुक्स और आर्टिकल्स लिखते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसके अलावा इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं याद करना है। हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हमने हर टॉपिक से 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन लगाए हैं, और इन्हीं से हमारा पेपर में आ जाएगा। आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि हमारा रीडर पोर्शन कितना आता है, 7, 8, 8, 16 और 14, 30 नंबर का रीडर में आता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर केवल 30 नंबर के आते हैं, इसीलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट में हम उसमें सप्लीमेंट्री, प्रोज, पोएम, पोएट्री सारे कंप्लीट करेंगे, इसीलिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिल सके। और आज के लिए जो है, जय हिंद।